नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है मैं हूँ बादल यानी कि इस पाठ में बादल अपनी आत्मकथा आपको बता रहा है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। इस पाठ में बादल अपने को पिता समुद्र और माता किरण से स्वभाव में बिल्कुल अलग बता रहा है। वह अपने आप को बताता है कि वह बहुत कोमल स्वभाव का है और उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है। तो सुन लेते हैं बच्चों बादल की आत्मकथा। तो बच्चों बादल कह रहा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? नाम से तो जानते ही होगे। आओ मैं अपने बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊं। मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। बार बार अपना रूप रंग बदलता रहता हूँ। यदि मैं तुम्हें आकर्षक लगता हूँ तो मैं शेर की तरह गरजता भी हूँ। बच्चों आपने देखा है ना, जब भी हम आसमान में बादल देखते हैं कभी वो हमें शेर के आकार का दिखाई देता है, कभी ऊंट, कभी घोड़ा, कभी किसी की तस्वीर नजर आती है उसमें, है ना। तो वो कह रहे कि मैं अपना रंग रूप बदलता रहता हूँ। जब मैं आंखें खोलता हूँ तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है। वायु के साथ मैं सारे संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ। बच्चों स्वच्छंद का मतलब होता है जिस पर कोई रोक टोक ना हो। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है बच्चों। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम आज़ाद हैं पर फिर भी हमें कुछ नियमों का, कुछ कानूनों का पालन करना पड़ता है। लेकिन स्वच्छंद होता है जो किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। बच्चों अब तो तुम मुझे पहचान गए होगे ना, मैं हूँ बादल। वैसे मुझे मेघ, घन, जलधर, नीरद, जलद आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। मुझे अपने सभी नाम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्वागत होता है। क्या कह रहा है बादल? यहाँ पर देखो बादल के जो नाम बताए हैं ना बच्चों, वो हिंदी में हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में पढ़ते हैं। देखो कौन कौन से पर्यायवाची हैं? मेघ, घन, जलधर, नीरद और जलद। ये सारे नाम हैं बादल के। जब बादल का पर्यायवाची आएगा तो आप इसमें से ये नाम देख सकते हैं। बादल कह रहा है कि मैं जहां भी जाता हूं सब लोग मेरा स्वागत करते हैं। हम भी करते हैं ना बच्चों, क्योंकि गर्मी जब होती है बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज, तब बादल हमें सुकून दे जाते हैं। वो कह रहा है अब मैं अपने घर परिवार के विषय में बताता हूँ। मैं सागर का बेटा हूँ। सूर्य पुत्री किरण मेरी माँ है। सागर पुत्र होने पर भी मैं स्वभाव से उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं, लेकिन मैं तो खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा बनाकर संसार को देता हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पिता जो है वो सागर हैं और मेरी माता है सूर्य की पुत्री किरण। कैसे बच्चों? आपने जल चक्र पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है, सागर का या समुद्र का जो पानी है वो सूर्य की किरणों से जलवाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और ये जलवाष्प ऊपर बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि सागर मेरे पिता हैं, क्योंकि वहां से मेरा जन्म होता है, पानी होता है वहां पर, और जो किरण है वो मुझे ऊपर लेकर के जाती है, वो मेरी माता है। तो वो कह रहा है कि मेरा स्वभाव मेरे पिता जैसा नहीं है। मेरे पिता तो बहुत खारे हैं, खारे पानी के होते हैं ना बच्चों समुद्र, जिसे हम पी नहीं सकते, किसी अन्य काम में भी नहीं ले सकते। लेकिन वो कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो पानी को अमृत की तरह मीठा बनाता हूँ और फिर सारे संसार को देता हूँ। सच में बारिश का पानी जो होता है वो बहुत स्वाद होता है। खनिज लवण उसमें मिक्स होते हैं और तरह तरह की जड़ी बूटियां जब ऊपर झरनों से बह करके आता है ना, तो बहुत सारी औषधियां भी उसके अंदर मिली हुई होती हैं। क्या कह रहा है? मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है, किंतु मैं नरम स्वभाव का हूँ। मैं एक अच्छा पुत्र हूँ। मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में जल कणों को धरती पर बरसा देता हूँ। क्या कह रहा है बादल? कि मेरी माँ जो है ना वो भी बहुत ही तीखे और तेज स्वभाव की है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं उनमें कितनी गर्मी होती है ना, वो हमें चुभती हैं। लेकिन वो कह रहा है भाई मैं तो बिल्कुल नरम स्वभाव का हूँ और मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ। जो पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है सागर से, उसे मैं जलकणों के रूप में नीचे धरती पर बरसा देता हूँ। आगे क्या कह रहा है बादल? मैं परोपकारी जीव हूँ। मुझे सभी प्राणियों के सुख की चिंता लगी रहती है। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि किसान मेरे सच्चे मित्र हैं। वे मुझे आता देखकर फूले नहीं समाते और मुझे देखते ही खुशी से नाच उठते हैं। सच में बच्चों, किसान जो इतनी मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं खेतों में, और खेतों में उन्हें जो पानी देना होता है ना बच्चों, वो बादलों से ही मिलता है।
इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बहुत परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला हूँ, और किसान मेरे सच्चे मित्र हैं क्योंकि वो बहुत बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा करते हैं, और जब मैं आ जाता हूँ तो मुझे देखकर वो खुशी से नाच उठते हैं। बच्चों, ये मैं ही हूँ जो नदियों, तालाबों, पोखरों इन सबको जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को भी मैं ही बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फल से लाता हूँ। मैं मरुस्थल को भी उपवन में बदल सकता हूँ। मेरे रूप पर रीझ कर अनेक कवियों ने कविताओं की ही रचना कर डाली। मैं तो जलकर धरती पर उड़ेलता हूँ। उन्हें वर्षा रानी की उपाधि इन कवियों ने ही दी है। क्या कह रहा है कि बच्चों, अगर मैं ना हूं ना तो नदी, तालाब, पोखर ये सब खाली रह जाएं, क्योंकि बच्चों बादल ही वर्षा को जल के रूप में इधर से उधर ले जाते हैं, और वो ही नदी, पोखरों, तालाबों इन सबको पानी से भरते हैं। झरनों की शोभा, पेड़ पौधों की शोभा, सब कुछ बादल बढ़ाते हैं। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान को भी बादल जो है ना वो बहुत हरे भरे बगीचे में बदल सकता है, क्योंकि बादल की मर्जी है कि वो कहीं पर भी बरस जाए। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो पानी की बूंदें फेंकता हूँ, लेकिन ये जो कवि है ना संसार के, इन्होंने तो उसे भी वर्षा रानी की उपमा दे दी। फिर आगे कह रहा है, ये तो मेरा आकर्षक रूप है, अब मैं तुम्हें अपने भयानक रूप से परिचित कराता हूँ। क्या कह रहा है कि ये तो मेरा बहुत सुंदर रूप है बादलों का, कि वर्षा होती है, पेड़ पौधों पर हरियाली आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ का वातावरण खूबसूरत हो जाता है, पर मेरा भयानक रूप तुमने नहीं देखा। भयानक मतलब डरावना रूप। मेरा यह रूप बड़ा भयंकर है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ। खेत, खलिहान, घर, मकान सब पानी में डूब जाते हैं। इस समय तो मेरा मित्र किसान मुझे कोसने लगता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ, मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ, पर सभी तो पूर्ण नहीं होते ना कोई कमी तो सभी में रहती है। अब वो क्या कह रहा है कि जब मैं भयानक रूप धारण कर लेता हूँ ना, भयंकर बहुत बड़ा बन जाता हूँ, तब मैं फट जाता हूँ और पृथ्वी पर बाढ़ के रूप में आता हूँ। उसमें लोगों का बहुत नुकसान होता है, खेत डूब जाते हैं, मकान डूब जाते हैं, सब तरफ सत्यानाश हो जाता है। और इस समय तो किसान भी मुझे कोसने लगता है, मतलब भला बुरा कहने लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत से उसने जो फसल उगाई होती है वो फसल सारी बर्बाद हो जाती है। वो कहता है मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा रूप इस तरह से परिवर्तित होता है। मैं तो दयालु बनना चाहता हूँ, दूसरों पर दया करना चाहता हूँ, पर कोई भी पूर्ण नहीं होता ना, सब में कोई ना कोई कमी होती है। फिर क्या कह रहा है वो, मेरे न आने पर सूखा पड़ जाता है, हरे भरे खेत सूख जाते हैं, प्राणी जगत पानी के लिए त्राही त्राही कर उठता है। लेकिन इसके लिए मुझे दोष मत देना, मानो चाहे न मानो, इसके लिए तो तुम ही दोषी हो। अब वो क्या कह रहा है कि जब बादल में से पानी बहुत बहता है तो बाढ़ आ जाती है, पर अगर कभी मैं ना आऊं, कहीं पर ना जाऊं तो सूखा पड़ जाता है, चारों तरफ मिट्टी सूख जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं और त्राही त्राही करने लगते हैं। फिर वो क्या कह रहा है कि अगर मैं नहीं आता हूं ना बच्चों, तो इसके लिए भी मैं दोषी नहीं हूं, बल्कि तुम सब मनुष्य दोषी हो। अब कैसे है मनुष्य दोषी? अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि तुम कैसे मेरे भयानक रूप यानी बाढ़ और सूखे के लिए दोषी हो। तुम लोगों ने आधुनिकता, प्रगति तथा औद्योगिक विकास के नाम पर पृथ्वी तथा इसके सभी संसाधनों का सीमा से अधिक दोहन किया है। क्या कह रहे हैं वो कि तुम लोग इतने स्वार्थी हो कि तुमने अपने विकास के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर और आधुनिकता के नाम पर क्या किया है, तुमने पृथ्वी में से जो खनिज पदार्थ हैं उनको बहुत ज्यादा निकाला है। दोहन करना मतलब खूब भर भर कर बाहर निकाल लेना, जिसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने है। इसी कारण पूरी दुनिया का ऋतु चक्र तेजी से बदल रहा है। सच में बच्चों, जब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है ना, तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी क्रूर हो जाती है। वो क्या कह रहा है कि दुनिया का जो ऋतु चक्र है वो तेजी से बदल रहा है। जहां वर्षा अधिक होती थी वहां वर्षा कम होती है, जहां वर्षा कम होती थी वहां अधिक होती है। यानी तुम्हारे ही कारण सब कुछ उलट पुलट गया है, हम लोगों की वजह से बच्चों, मनुष्य की वजह से। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में जाड़े में हिमपात होता था, कड़ाके की ठंड पड़ती थी, वहां अब बड़ी मुश्किल से हिमपात होता है। हिमपात मतलब जब हमारे यहाँ पर मैदानी इलाकों में सर्दियां होती है ना बच्चों, तो हम तो खाली सर्दी का एहसास करते हैं, पर पहाड़ों पर उन दिनों में बर्फ गिरती है
उस बर्फ गिरने को क्या कहते हैं? हिमपात कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब सर्दी के दिनों में उन इलाकों में हिमपात होता था, लेकिन अब ऋतु चक्र के बदलने से वहां पर हिमपात भी नहीं होता और ठंड भी कम पड़ती है। उसी प्रकार जिन इलाकों में साधारण जाड़ा पड़ता था, वहां अब कड़ाके की ठंड पड़ती है और कभी कभी तो बर्फ भी जम जाती है ना अनोखी बात। मतलब पहाड़ों पर जहां बर्फ गिरा करती थी वहां तो कम सर्दी हो गई, और मैदानी इलाकों में जहां हम रहते हैं वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी और कभी कभी तो बर्फ भी जमने लगी है। कितना अंतर आ गया है मनुष्य के स्वार्थ के कारण प्रकृति में। इतना ही नहीं, तुम लोगों ने पृथ्वी को वृक्ष विहीन करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी कारण जब अधिक वर्षा होती है तथा नदियों का पानी अपने तटों की सीमा तोड़कर आगे बढ़ना शुरू होता है, तो उसके प्रलयंकारी क्षमता को कम करने के लिए पेड़ों की रुकावट तो मिलती ही नहीं है, अन्यथा बाढ़ का ऐसा भयानक रूप नहीं होता। क्या कह रहा है वो कि अब तुमने क्या किया, इतने बड़े बड़े विशाल जो वृक्ष धरती पर उगे हुए थे, तुमने उन सबको काट दिया और धरती को वृक्ष विहीन कर दिया। वृक्ष विहीन मतलब पेड़ों से रहित, पेड़ों को तो हटा ही दिया। तो क्या होता था बच्चों, जब पहले भी बहुत ज्यादा तेज बारिश होती थी ना, तो पेड़ों के कारण पानी का बहाव जो था वो कम हो जाता था। लेकिन अब पानी का बहाव रोकने के लिए पेड़ तो है ही नहीं धरती पर। तो जब नदियों में पानी उफन जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है, तो क्या होता है, उसको रोकने के लिए कोई सीमा ही नहीं होती। तो वो तेज गति से हमारे शहरी इलाकों में आ जाता है। शहरी इलाकों में आते ही वो प्रलयंकारी बन जाता है, प्रलय कर देता है, चारों तरफ तूफान, आंधी, और पूरा जितना भी लोग वहां रह रहे होते हैं ना, उन सब का सत्यानाश कर देता है। तो अब इसका भयानक रूप ऐसा नहीं होता अगर जमीन पर बड़े बड़े पेड़ होते तो। अब वो क्या कह रहे हैं, साथ ही पेड़ों की कमी के कारण मैं धरती की ओर आकर्षित नहीं हो पाता और बिना पानी बरसाए आगे बढ़ जाता हूँ। अब जब पेड़ होते हैं ना बच्चों धरती पर, तो पेड़ जब हवा चलाते हैं बहुत तेजी से, तो बादल हिलते हैं, डुलते हैं। हिलने डुलने के कारण उनमें क्या होता है, घर्षण होता है, वे टकराते हैं और फिर बारिश होती है। वो कह रहे हैं जब पेड़ ही नहीं है तो हवा कैसे चलेगी और मैं आकर्षित कैसे होऊंगा, मैं बरसूंगा कैसे, इसलिए मैं बिना बरसे ही आगे निकल जाता हूँ। इस कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में फसलें मारी जाती हैं और लोग एक एक बूंद पानी और एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। मोहताज होना मतलब तरस जाना, किसी भी वस्तु के लिए तरस जाना। मतलब वो वस्तु प्राप्त कैसे होगी, जब वो क्या कर रहा है, हम खुद स्वार्थी हो गए, हमने पेड़ काट दिए हैं, पेड़ों के न होने की वजह से बादल वर्षा नहीं करते, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। अब वो कह रहा है, अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि तुम इन प्राकृतिक विपदाओं के लिए कैसे और कितने दोषी हो। अगर तुम चाहते हो कि ये विपदाएं आए ही ना, तो इसके लिए तुमको प्रकृति का साथ देना होगा। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग धंधों को बंद करना होगा। अपने वातावरण में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी होगी तथा कोई ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे धरती का तापमान बढ़े और प्रदूषण फैले। क्या कह रहा है कि तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो, पर अभी भी वक्त है, तुम वक्त के साथ चलो और अपने आप को बदल लो। जितना भी प्रदूषण उद्योग धंधों से हो रहा है उन्हें रोक दो। पृथ्वी के वातावरण में गर्मी मत आने दो। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधे होंगे तो गर्मी नहीं आएगी, पर तुम पेड़ पौधे उगाते ही नहीं हो। तो अब तुम्हें क्या करना है, पेड़ पौधे उगाना है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो थोड़ा सा घटे, प्रदूषण भी कम हो, जीव जंतु जो है वो आसानी से पृथ्वी पर रह सके। आगे क्या कह रहा है, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है तुमको अपनी स्थिति में सुधार करने की पर्याप्त सीख मिली होगी। नमस्कार। यहाँ पर बादल सीख देख के गया है बच्चों कि अधिक से अधिक पेड़ उगाओ, प्रदूषण को रोको और प्रकृति की देखभाल करो।